हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर डिटेल एनालिसिस कि टाटा पावर क्या क्या करता है, क्या क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, राइट। और क्या चल रहा है मैनेजमेंट के दिमाग में कि उसकी वजह से थोड़ा स्टॉक भी अच्छा कर रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा लोग जो हैं इसके ऊपर पॉजिटिव हैं, राइट। तो सारा डेटा हमने जुलाई 2021 के हिसाब से लिया हुआ है। जैसा कि हम सब करते हैं हमेशा कि इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है एनालिसिस को अपने। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में और गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं डायरेक्टली कंपनी के बारे में बात करना। तो टाटा पावर एक बहुत पुरानी कंपनी, मतलब 100 ईयर्स पुरानी कंपनी है, राइट। ये टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी करके एक कंपनी थी, उन सबको काफी सारी कंपनी को इंटीग्रेट करके और एक टाटा पावर बनाया। इंडिया की एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ कुछ जो जिसकी वजह से स्टॉक और जो शेयर और जो कंपनी है उसके वो काफी एक लोग पॉजिटिव तरह से देख रहे हैं, वो है उनका एक रिन्यूएबल एनर्जी करके कंपनी है, उनकी सब्सिडरी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब एक मेजरली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे बहुत फोकस कर रही है, राइट। सिमिलरली एक सोलर सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी है, जो कि ये तो पावर जनरेशन कंपनी है कि रिन्यूएबल मतलब सोलर से पावर जनरेट करना। एक ये सोलर सिस्टम्स कंपनी है जो कि कंपनी का मतलब सोलर सेल्स इंस्टॉल करना के काम कर रही है, दूसरों के घर में सोलर पंप्स लगाने का काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग स्टेशंस का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है, अगर आप प्रॉफिट्स वगैरह देखोगे, उनके रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, मतलब ये मेजरली इसकी वजह से बहुत इंटरेस्टेड हो गया है एकदम से मार्केट टाटा पावर के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें इनका हिसाब से, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाटा पावर जो सोलर सिस्टम है 100% सब्सिडरी है, वो इंडिया की लार्जेस्ट यूटिलिटी स्केल सोलर ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, और 2800 मेगावाट की उनकी जो है बुक ऑर्डर बुक है, मतलब इतनी पावर वो इंस्टॉल कर रहे हैं सोलर सेल्स जो है अलग अलग घरों में, अलग अलग बिल्डिंग्स में, अलग अलग कॉर्पोरेट ऑफिस में। और इतनी पावर का इनके पास ऑर्डर बुक है कि इतनी पावर के सोलर सेल इनको इंस्टॉल करने हैं ताकि वो जो जहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं वो एक पावर सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, राइट। इतनी इनकी ऑर्डर बुक है। इनको कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये जनरेट होती है एक यूनिट पावर, किलोवाट पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो ये रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो है डिपेंडेंस ऑन कोल फ्रॉम पावर जनरेशन वो शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो प्रॉपर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रोड मैप है इनका। वर्ल्ड की टॉप 10 ग्लोबल पावर कंपनीज में से नाम आता है इनका, राइट। और कार्बन न्यूट्रलिटी बिफोर 2050, कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं 2050 तक। तो इनका इस तरह का एक विजन है। तो हम अब बहुत डिटेल में बात करेंगे करती क्या क्या है कंपनी, राइट। तो कंपनी जो है ना एक पूरे वैल्यू चेन में पावर के है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कई सोलर सेल्स वगैरह के, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर एंड पावर ट्रेडिंग में है, सर्विसेज बिजनेस में है, मतलब तब तो इस टाइप की चीजों में ये है, राइट। अगर हम और अच्छे से समझें तो ये पावर जनरेशन कंपनी भी है, मतलब पावर को जनरेट करते हैं सोलर सेल से या फिर कोल से, राइट, वाटर से, या फिर वाटर मतलब हाइड्रो एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो काफी बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। ट्रांसमिशन भी कंपनी करते हैं, तो इसलिए फुली इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन भी करते हैं, मतलब अब पावर जनरेट हो गई, अब उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराना है। तो मान लो सपोज इनका प्लांट गुजरात में है, उसका उसकी पावर जो है वो यूज होगी सपोज उड़ीसा में, तो वो वहां से वहां जो है वो ट्रांसमिशन कंपनी भी ये है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अच्छा, ट्रांसमिशन करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन आ गया, अब उसके बाद उसको घरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो वो डिस्कॉम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो वो भी ये काम करते हैं। तो ये तीनों का एक पूरा वैल्यू चेन, इसलिए वो पूरी फुल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी मानी जाती है। और तीनों में इनका प्रेजेंस है और अच्छा प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा प्रेजेंस है। तीनों में काफी बड़े प्लेयर्स हैं ये। ठीक है, तो और उसके बारे में हम और बात करेंगे। ठीक है, अब रेवेन्यू मिक्स में भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो कि ये इनका रेवेन्यू मिक्स है 2021 का। तो 34% जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो कोल बेस्ड पावर जनरेशन से आ रहा है। तो कोल से जो पावर मतलब थर्मल पावर प्लांट है इनके, वहां से 34% रेवेन्यू आता है इनका। ठीक है, उसके बाद क्लीन जनरेशन मतलब सोलर प्लांट्स, सोलर एनर्जी या फिर हाइड्रो एनर्जी या फिर विंड एनर्जी से, ठीक है, वो इनका 9% जो इनका रेवेन्यू है वो आता है।
फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों इन्होंने एक साथ किया, डिस्कॉम भी है और ट्रांसमिशन लाइंस में, तो 45% वहां से रेवेन्यू आता है। सोलर ईपीसी बिजनेस, मतलब कि दूसरों की बिल्डिंग में जाके सोलर सेल्स लगाना या फिर सोलर पंप्स लगाना, सोलर कुकर तो नहीं करते बट इस टाइप की चीजें वो करना, वहां से 10% बिजनेस आ रहा है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए 5% से सीधा 10% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया विद इन 1 ईयर फॉर सोलर ईपीसी बिजनेस। तो ये इनका बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और ये कम हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि कोल बेस्ड जनरेशन का जो रेवेन्यू कंपोनेंट है वो कम हो रहा है। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ये मेजरली डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़ा है क्योंकि इनको नया डिस्ट्रीब्यूशन एक ज्योग्राफी मिल गया है, अभी उड़ीसा में भी दे आर डूइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि पावर जनरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर इनके सोलर ईपीसी जो कंज्यूमर बिजनेस ये बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 3 मेजर बिजनेसेस हैं, राइट। तो पावर जनरेशन बिजनेस में मेजरली जो अभी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थर्मल पावर से आता है। 69% रेवेन्यू जो थर्मल से आता है, 7% जो रेवेन्यू आ रहा है वो हाइड्रो से, ठीक है, वेस्ट हीट रिकवरी भी है, विंड एनर्जी भी है, और 14% जो है वो सोलर सेल से। अगर आप एनुअल कैपेसिटी इनकी पावर जनरेशन की देखेंगे तो 10 ईयर में 15% पर एनम इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, पहले ऐसे धीरे धीरे बढ़ा, फिर एकदम से फ्लैट हो गया, फिर एकदम से बढ़ता है। मतलब कोई वो नया प्रोजेक्ट मिलता है तो एकदम से वो जब स्टार्ट होता है तो बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, फिर ऐसे प्रोजेक्ट मिलता है, कोई नया स्टार्ट होता है तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, फिर वैसे रहता है, फिर नया प्रोजेक्ट मिलता है, तो इस तरह से चलता रहता है, राइट। तो अभी ये कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो एक कंसिस्टेंट एनुअल कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन की इनकी इंक्रीज हो रही है और अच्छा खासा ग्रोथ रेट है। ठीक है, और अगर 1 ईयर ग्रोथ रेट में देखें तो थर्मल तो फ्लैट ही था, मेजरली हाइड्रो में बहुत इंक्रीज हुआ है और सोलर जो है, बट हाइड्रो का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। तो टोटल ये इतनी मेगावाट एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं जनरेट करते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटीज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो है अदानी ग्रुप, जो कि पावर जनरेशन में है सबसे बड़ा। ठीक है, उन्होंने रिलायंस पावर से काफी सारा क्या कहते हैं एसेट्स खरीदे हैं, आपको पता होगा, तो वहां से उनका इसकी वजह से नाउ दे आर नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 इज टाटा पावर इन टर्म्स ऑफ जनरेशन मेगावाट के हिसाब से। फिर टोरेंट पावर है जो कि मेजरली गैस से पावर जनरेट करता है। ठीक है, और फिर जेएसडब्ल्यू पावर है 14%, जो भी अगेन कोल से थर्मल पावर प्लांट इनके ज्यादा है। ठीक है, फिर इनके इंटरनेशनल पावर बिजनेस थोड़े बहुत वहां पर भी हैं, ज्यादा बड़ी कैपेसिटी नहीं है, 487 कैपेसिटी है, राइट। तो थर्मल इंडोनेशिया में इनके लोकेशंस हैं कुछ जहां पर ये पावर जनरेट करते हैं, और वेस्ट हीट एनर्जी भूटान, जाम्बिया और जॉर्जिया वगैरह में इनके कुछ कुछ पावर प्लांट्स हैं छोटे जहां पर ये पावर जनरेट करते हैं। अब रिन्यूएबल पावर एनर्जी जो है उसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है, जैसे मैं बताया, सोलर से सबसे ज्यादा है, फिर विंड, फिर हाइब्रिड। ठीक है, तो मल्टीपल, ठीक है, हाइब्रिड मतलब कि सोलर एसेट भी है, विंड भी है उसमें, तो मल्टीपल एसेट्स रहते हैं, तो वो हाइब्रिड एनर्जी। तो टोटल 4000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है। और यहाँ पर इनके अगर आप प्लांट्स देखेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो क्या कहते हैं इस टाइप से दिखाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक गुजरात में, यहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक राजस्थान में। तो काफी सारे प्लांट्स, ठीक है, सोलर एसेट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसी तरह से हाइब्रिड के भी कुछ कुछ एसेट्स जो है इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि एक मेजरली राजस्थान में है। ठीक है, और जो बाकी ऑपरेट हो रहे हैं वो भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आपको पता है कि पैन इंडिया प्रेजेंस पावर जनरेशन में फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी परस्पेक्टिव ये है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो काफी ज्यादा जो वैल्यूएशन बढ़ रही है, जो लोग एकदम से इसके ऊपर इंटरेस्टेड हुए हैं, वो ये सारी चीजों की वजह से ही काफी इंटरेस्टिंग है। तो एनर्जी का आप देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ कितना जबरदस्त है। ठीक है, अगर हम 10 ईयर्स का ग्रोथ देखें तो 83%, 5 ईयर 99% का कैगर है, जो कि क्या कहते हैं इनका पावर रिन्यूएबल में इंक्रीज हो रहा है। 3 ईयर्स में 13% का ग्रोथ रेट है। तो मतलब रिन्यूएबल फोकस जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्लियरली सोलर फोकस, पहले या विंड फोकस थे 2015-16 तक, राइट, और सडनली दे हैव बिकम वेरी सोलर फोकस्ड एंड विंड से फोकस करके शिफ्ट करके सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं। और विंड की कैपेसिटी अगर देखेंगे तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, ट्रांसमिशन बिजनेस के बारे में, पावर जनरेशन के बिजनेस के बारे में आपको समझ आ गया है अच्छे से कि कोल बेस कितना है, वो रिन्यूएबल कितना है, रिन्यूएबल में और अच्छे से समझा दिया है मैंने। ट्रांसमिशन बिजनेस जो है इनकी, मुंबई ट्रांसमिशन एक बिजनेस है, पावर लिंक्स जॉइंट वेंचर है इनका। तो वहां से कितना इनका जो है किलोमीटर, कितना सर्किट इनके पास है, इतना किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है ऑब्वियसली डोमिनेटेड पावर ग्रिड करके जो कंपनी है उसी की सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन है। अभी आपने देखा होगा कि उनका इनविट भी आया था पावर ग्रिड का,
रिसेंटली मैंने उसका रिव्यू भी किया था, अगर आप यूट्यूब चैनल देखा था तो। और सिमिलरली एक इंडिग्रिड करके इनबिट है, वो भी पावर ट्रांसमिशन, तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी ज्यादा उसमें प्रेजेंट है। तो उसमें क्योंकि बहुत एक डिफरेंट स्टेट टू स्टेट एक बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है, 3 3 4 4 स्टेट के थ्रू जाती है, उसमें काफी ज्यादा रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं, आपको क्या कहते हैं रियल एस्टेट भी एक्वायर करना होता है, बहुत सारा चक्कर होता है। ठीक है ना, तो ये जो बिजनेस है ये गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और आपको उस हिसाब से मिलता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है इसमें, क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है, राइट। और एक कंसिस्टेंटली आपकी वो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो यूज होती रहती है, तो मतलब एक तरह से कैपिटल डालिए और फिर आप उसको जैसे जैसे उसकी ट्रांसमिशन लाइन आपकी यूज होती रहेगी, वो आपका एक वो कंसिस्टेंटली कैश काउ टाइप है, मतलब ग्रोथ नहीं है, कैश काउ टाइप का बिजनेस चलता रहता है। तो यहाँ पे इनके बिजनेसेस हैं, राइट। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने मुंबई में इनका एक, आपको पता ही है कि टाटा के पास एक जगह है, मतलब मुंबई में एक पोर्शन जो है वो टाटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है मुंबई में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं साउथ मुंबई में, तो वो टाटा को जाता है। सिमिलरली दिल्ली में, ठीक है, टाटा जो है वहां पर भी है, और 1.82 मिलियन पीपल, मतलब 18 लाख लोग जो हैं वो इनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। यहाँ पर 73 मतलब 7.3 लाख लोग जो हैं यूज करते हैं। अजमेर में 1.5 लाख लोग जो हैं इनकी यूज करते हैं। और अभी इन्होंने ये रिसेंटली इनको मिला है अभी कॉम्पिटिटिव बिडिंग में 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन उड़ीसा जो है वो इन्होंने अपने अंडर ले लिया है, और ये इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी काफी इंप्रूव हो रहा है। तो मतलब बेसिकली पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंपनीज के पास में थे, तो डिस्कॉम्स बोलते हैं जो। अभी वो जो है कंपनी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स के पास होता है सारा डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टेट्स जो हैं वो अभी मोर एंड मोर प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं, क्योंकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, चोरी कम हो जाती है पावर की, ठीक है, लॉसेस कम हो जाते हैं ट्रांसमिशन के, तो काफी सारा इंप्रूवमेंट है। और दिल्ली की केस स्टडी भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसकी वजह से ये एक कुछ साल पहले ये ट्राई हुआ था दिल्ली और मुंबई में, और विच वाज वेरी सक्सेसफुल। अभी दिल्ली और मुंबई में ऑलमोस्ट 24/7 पावर है, पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो ये बहुत बड़ा रीजन है वो प्राइवेटाइजेशन का है। तो ये मोर एंड मोर मेरे को लगता है ये ट्रेंड होगा कि मोर एंड मोर स्टेट्स विल से कि जो है अपने डिस्कॉम्स को प्राइवेट कंपनीज को दे दो। और नाउ विद गुड एक्सपीरियंस ऑफ टाटा पावर आई थिंक दे विल हैव अ गुड रोल टू प्ले। तो मुझे लगता है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, इन नियर फ्यूचर। तो अगर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टाटा पावर का 43% शेयर है, ठीक है। टोरेंट पावर गुजरात में प्रेजेंट है, उनका 17.9 है। अदानी ट्रांसमिशन जो है वो मुंबई में है 14.5, पता है मुझे मुंबई में, क्योंकि रिलायंस ने काफी सारा वहां बेच दिया है, ठीक है। और एक सीईसी है जो कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, उनका 20% मार्केट शेयर है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से। तो टाटा पावर के सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं। हाँ, अब स्टोरी जो मैं आपको बता रहा था कि क्यों ये एक अच्छा ट्रेंड दिखता है मुझे कि मोर एंड मोर स्टेट्स विल अल्टीमेटली कम आउट ऑफ देयर ब्यूरोक्रेसी एंड कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स की नहीं, हमें अपना वो रखना है कि ये एफिशिएंसी इतनी इंप्रूव है। आप देखिए एटीएनसी लॉसेस टाटा पावर के जब दिल्ली से लिया तो 53% थे, बहुत ज्यादा थेफ्ट था, अब 8% से कम हो गई है। रिलायबिलिटी, सिस्टम रिलायबिलिटी 70% थी, अब 99% हो गई है। 70%, 30% सिस्टम डाउन होता रहता था। स्ट्रीट लाइट 40% से कम चलती थी, अब 99.5% से ज्यादा चलती है। 8 to 12 आवर्स का पावर कट था, ठीक है, अब 24 आवर्स से 7 पावर आती है। 11% ट्रांसफॉर्मेंट फेलियर था, अभी लेस देन 1% है। तो यू कैन इमेजिन द इम्प्रूवमेंट this company has done, right? So this is what I think is a great case study, and ये more and more states जो हैं इसको मेरे को लगता है फ्यूचर में अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि डिस्कॉम्स अगर आप देखोगे ना, इंडिया के डिस्कॉम्स की हालत बहुत खराब है, सबसे ज्यादा डेट है, बहुत बड़ा एनपीए इशू जो है वो डिस्कॉम से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब बहुत सारे अगर आप देखोगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और इस टाइप की कंपनीज जो हैं वो उनकी बैलेंस शीट खराब हो रही है, क्योंकि दे हैव गिवन लोन्स टू डिस्कॉम्स और वो पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत बड़ा लोन लोन उनके ऊपर चल रहा है, ढंग से काम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज है। तो ये मुझे लगता है एक ट्रेंड यहाँ पर भी बेनिफिशियल अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। और विद टाटा पावर्स नाउ एक अच्छा इनको 2 3 जगह मैनेजमेंट हो गया है, तो उसका वो बेनिफिट होगा। और एक और चीज आपको पता है, रिसेंटली अभी एक और चीजें चल रही हैं कि कैबिनेट और मतलब गवर्नमेंट में पास अ लॉ की मोर देन 1 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैन ऑपरेट इन अ सिटी, ठीक है।
तो अगर ऑलरेडी एक गवर्नमेंट की कंपनी है तो वो अलाउ कर सकते हैं कि भाई दूसरी एक और कंपनी जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर सकती है, ठीक है, और कस्टमर हैज अ चॉइस कि किसको यूज करें। तो उस चीज में आप देखो कि वो गेम चेंजर होगा, राइट। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी है तो फिर प्राइवेट कंपनी भी आके वहां पर अपना सेटअप कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, और वहां पे कस्टमर एक्वायर कर सकती है, ठीक है। जैसे अभी जियो और एयरटेल अब सब आप किसी भी फोन्स में यूज कर सकते हो, राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं से भी आप ले सकते हो। तो ये चीज भी मतलब देयर इज अ थॉट प्रोसेस इन द गवर्नमेंट ऑफ दैट। अगर वो होता है तो ये कंपनीज को बहुत बेनिफिट होगा फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन परस्पेक्टिव, ठीक है। तो अगर कैगर देखें हम तो 4-5% का एक कैगर है। मतलब अगर एक टोटल यूनिट्स बिल्ड मतलब कि जो पावर कंजम्पशन है इन सब एरियाज में जहां पर ये प्रेजेंट है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 4-5% का इनका एक कैगर इनका रहता है। अब है कंज्यूमर बिजनेस जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो अभी पावर जनरेशन बिजनेस में रिन्यूएबल एनर्जी फोकस हो जाएगा, मतलब कोल चला जाएगा, रिन्यूएबल चले जाए आ जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू वाइज यस मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स दे मे गेट, राइट, बट अगेन वहां पर बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा क्या कहते हैं होगा, बट लेट्स सी कि क्या है, मतलब कितना प्राइवेटाइजेशन होगा उसमें, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रोल और बहुत बड़ा रोल रहता है इन रियल एस्टेट एक्विजिशन एंड ऑल एंड सेटिंग अप दिस ट्रांसमिशन लाइन। तो वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में और ये कंज्यूमर बिजनेस मुझे लगता है कि ये दो बहुत ग्रोथ हो सकते हैं इस टाटा पावर के, ठीक है। तो अभी टाटा पावर ने जो है मेजरली इनका क्या देखो आप, रूफ टॉप सोलर, मतलब रूफ टॉप पे सोलर पावर लगा देंगे, ईवी चार्जिंग, सोलर पंप्स, माइक्रो ग्रिड्स, एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन एंड होम ऑटोमेशन, ठीक है। तो इन सब जगहों पे दे आर एंटरिंग एंड दिस इज अ बिग एरिया ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी एमजी मोटर के साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टाइप किया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली टाटा मोटर्स के साथ भी ये ऑटोमेटिकली होगा ही, राइट। और इनके पावर इजी होम मतलब चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट टूल लगा रहे हैं, दीज प्रोडक्ट्स एनेबल, ठीक है, शेड्यूल एनी काइंड ऑफ होम अप्लायंसेस, मतलब एक पूरा पावर ऑटोमेशन जो ये एनर्जी होम ऑटोमेशन, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक एंड ऑल दीज थिंग्स की रूफ टॉप सोलर लगा दिया, फिर आप पूरा ऑटोमेशन कर सकते हो अपनी होम का। तो वो सारा जो है उस तरह के काम ये कर रहे हैं। तो अगर B2C प्रोजेक्ट में देखें इनके, देखो इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में इन्होंने पूरा सोलर पावर कर दिया उसको चारों तरफ, ठीक है। लार्जेस्ट कारपोर्ट इंस्टॉलेशन इन पुणे, ठीक है। फिर लार्जेस्ट वर्टिकल सोलर फार्म फॉर डेल इन बेंगलुरु, आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर पूरा वर्टिकल सोलर फार्म बनाया है, राइट। और लार्जेस्ट राधा स्वामी सत्संग ब्यास लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ सोलर सिस्टम, राइट। तो इतना बड़ा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क प्रोजेक्ट्स हैं इनके सोलर में, राइट। एंड सोलर पंप B2 से 30,000 प्लस कस्टमर्स हैं इनके, 15,000 उसमें से रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुकी है, 250 प्लस चैनल पार्टनर्स हैं। सोलर पंप्स में भी अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा ग्रोथ देख रहे हैं, 30,000 पंप्स ऑलरेडी लगा चुके हैं, लीडिंग प्लेयर इन सोलर पंप्स, ठीक है। और आप इंस्टॉलेशन रूफटॉप बिजनेस की, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है ये जो एरिया है ना, ये बहुत फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है। क्योंकि मोर एंड मोर पीपल वांट्स टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट ऑन पावर, ठीक है। एक तो सेल्फ डिपेंडेंस आ जाती है, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है, अपना क्या कहते हैं खर्चा कम हो जाता है, ठीक है। सब चीजों में यहाँ पर बेनिफिट लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो मोर एंड मोर पीपल आई थिंक विल यूज दिस। फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसे आप देखिए तो 532 चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, 27 सिटी पेयर्स जो नेशनल हाईवेज पे इन्होंने कनेक्ट कर दिए हैं, 92 सिटीज को सर्व कर लिया, 3000 होम चार्जर इंस्टॉल, होम में भी चार्जिंग इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ये भी, और 1 लाख का टारगेट है इनका 2026 तक 532 से। तो यू कैन इमेजिन द ग्रोथ। तो ये भी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, और विद टाटा मोटर्स मेरे को लगता है कि इनकी ये पार्टनरशिप और इस जुगलबंदी वो काफी अच्छी रह सकती है। तो कंज्यूमर बिजनेस में बहुत अपसाइड है, ठीक है। क्लीन एंड एनर्जी अगर हम देखें तो सोलर और हाइब्रिड, ठीक है। तो ये कैपेसिटी मिक्स का एक्सपेक्टेशन है इनका कि सोलर से 28% हाइब्रिड से ये करेंगे पावर जनरेट, ठीक है। और अगर हम कस्टमर देखें पोटेंशियल अपसाइड FY28X कंज्यूमर्स एंड 2X T&D रेवेन्यू ग्रोथ विद लार्ज एडिशन फ्रॉम उड़ीसा। तो ये इनका टारगेट है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ठीक है। तो उसमें भी काफी अच्छा एक्सपेक्टेशन है, मल्टीपल ग्रोथ इन कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है। रूफटॉप सोलर में 30,000 प्लस
ये एक्सपेक्टेशन है इनका कि 14,000 प्लस से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ रूफ टॉप, मतलब रूफ टॉप माइक्रोग्रिड्स और न्यू बिजनेसेस से आएगा, सोलर पंप्स वगैरह से। तो 10,000 करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्टेड है, तो जो 687 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ में इनका, तो ये इनके टारगेट्स हैं जो इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, कस्टमर्स 2.6 मिलियन से 20 मिलियन, डिस्ट्रीब्यूशन में 11,000 से लेकर 25,000 टू डबल इन 5 years। ठीक है, तो काफी एक इंटरेस्टिंग इन्होंने सारी एक क्लैरिटी दी हुई है, एक अच्छे खासे टारगेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब पावर जनरेशन ये सारा जो है ये लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट से चलता है। ठीक है, अभी पावर एक्सचेंजेस वगैरह भी हैं, तो उसके वजह से भी अब जैसे जैसे वो इम्प्रूव होंगे तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग और इम्प्रूव होगी इनकी, राइट। बट वैसे मोस्टली लॉन्ग टर्म पावर एग्रीमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ, इनके अलग अलग डिस्कॉम्स के साथ। ठीक है, तो उसके हिसाब से इनको पैसा मिलता है, और उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे डेट वगैरह जब हम इसके बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में, कि इट इज नॉट सच, इतना रोजी पिक्चर दिख रहा है, इतना रोजी नहीं है। क्योंकि ये जब परचेज एग्रीमेंट होते हैं इसमें बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल ये चीजें होती हैं कि इतना ही प्राइस रख सकते हैं, इतनी ही इनकी सीलिंग है, इतना ही प्रॉफिट की सीलिंग है, बहुत सारी चीजों में इनकी सीलिंग्स होती हैं। और उसमें भी फिर अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए, जैसे कोल का प्राइस बढ़ गया इनका, तो एक बहुत बड़ा इशू हो गया था इनको। ठीक है, लेटेस्ट डील भी अगर आप देखेंगे तो फॉन एंड कॉन्ट्रा 400 करोड़ विद केरला स्टेट बोर्ड से करा है इन्होंने, सौरा सब्सिडी स्कीम इन डोमेस्टिक सेक्टर, 64 मेगावाट का सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट इनको बनाना है फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, तो इनको अलग अलग 3,000 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के सोलर कैपेसिटी के अलग अलग लोगों के घर में वो लगाने हैं। ठीक है, तो काफी एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं, विच इज आई थिंक गुड ग्रोथ। ठीक है, वो दिख रहा है कि हाँ यार ये ट्रेंड है और ये अच्छा जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन जैसे आई थिंक बीच बीच में बात भी हो गई है, तो 2025 का ही देखते हैं, बाकी तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो 2 गीगावाट एनर्जी सोलर हाइब्रिड कैपेसिटीज। ठीक है, ये सोलर जनरेशन से एनुअली टू ग्रो फ्रॉम 4 गीगावाट टू 15 गीगावाट। ठीक है, 353 विलेजेस टू बी एम्पावर्ड थ्रू माइक्रोग्रिड्स एंड एक्सपैंड क्लीन, मतलब 60% जो है वो क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी इनको करनी है 2025 तक। ठीक है, जिसमें अभी तो मेरे ख्याल से कुछ ऑलमोस्ट 67% इज कोल, तो वो 33 से 60% इनको टारगेट है कि भाई हम पावर जनरेशन में वहां तक जाएंगे। तो कंपनी तो लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर प्लेयर है, सब टाइप का काम करते हैं, क्लीन एनर्जी में फोकस क्लियर दिख रहा है, रिड्यूस डेट, ये बात करूंगा मैं फाइनेंशियल्स में कि रिडक्शन ऑफ डेट पे फोकस बहुत ज्यादा हो गया, स्पेशली चंद्रा जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, वो अक्रॉस टाटा ग्रुप की कंपनीज में ये बहुत फोकस कर रहे हैं कि रिड्यूस करो डेट। उन्होंने क्लियर टारगेट दिया हुआ है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 आना चाहिए बहुत जल्दी। तो अभी कम हो रहा है बट अभी भी दूर है, और इश्यूज हैं वो बताऊंगा आपको। इंक्रीजिंग फोकस ऑन कंज्यूमर बिजनेस पे बहुत फोकस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन टाटा ग्रुप है, तो सिनर्जीज भी बहुत सारी इनकी लेवरेज कर सकते हैं। सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और उसका मेरे को लगता है काफी अच्छा ग्रोथ है। लेकिन क्या क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज पे टैरिफ, टैरिफ बहुत पंगा है इनका, क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला कि बहुत क्लियर सीलिंग्स होती है इनके, जो पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं उसमें बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, उसमें कहते हैं कि अच्छा इतना ही पावर इतना ही पैसे आप ले सकते हैं, तो वो बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो उसमें जो है लॉसेस भी हैं। और इनका एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इनका एक प्रोजेक्ट है मुंद्रा, गुजरात में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट या पता नहीं फर्स्ट लार्जेस्ट पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट सेकंड लार्जेस्ट है शायद, राइट। वो उसमें क्या हुआ, इन्होंने, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ उसकी, कि उसका क्या हुआ, उसमें उन्होंने एक्सपेक्टेशन था कि कोल इंपोर्ट करेंगे इंडोनेशिया से, तो वहां पर कुछ सब्सिडाइज कोल होता था, वहां से इंपोर्ट करेंगे, उस हिसाब से इन्होंने नेगोशिएशन किया और डील जीत ली, और सारे परचेज एग्रीमेंट उस हिसाब से बनाए कि भाई ठीक है इस यूनिट इस हिसाब से हम पावर देंगे आपको इस पर यूनिट के हिसाब से, और धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे उसको। अभी क्या हुआ, इंडोनेशिया ने वो सब्सिडी वगैरह बंद कर दी और इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से कोल कर दिया, तो इनके जबरदस्त लॉसेस स्टार्ट हो गए। फिर इन्होंने बोला कि भाई ये तो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, ठीक है, तो अब अनएक्सपेक्टेड है तो प्लीज इसको हमारे प्राइजेस बढ़ाओ, मतलब जो हमने डील किया है आपको हम बेचेंगे इस पे, हम नहीं बेच पाएंगे, हम इसमें बढ़ाओ। अब वो केस चल रहा है। ठीक है, वो ऑब्वियसली अब उनको देनी तो पड़ी नहीं है, तो वो सब चक्करों में दे हैड बिग लॉसेस, मतलब 3-4 साल बहुत लॉसेस हुआ उनको उस प्रोजेक्ट के चक्कर में। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आप समझिए कि इस टाइप की कंपनीज में रहती हैं, क्योंकि दे आर वेरी रेगुलेटेड ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, तो रेगुलेशंस के और कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, ठीक है, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, तो बहुत पैसा डालना पड़ता है पहले, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ अगर कुछ भी इशू आ गया तो बहुत टाइम लगता है वो पैसा रिकवर करने में। तो ये सारी चीजें आपको, ये एक इनहेरेंट रिस्क है इन बिजनेसेस। ठीक है, जो भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये इनहेरेंट बिजनेसेस के रिस्क आप बिल्कुल अच्छे से समझिए बिफोर इन्वेस्टिंग।
ठीक है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि पहले करोड़ों रुपए खर्च करने हैं आपको, ठीक है, उसके बाद फिर भी कुछ इस टाइप का, जैसे मैंने आपको मुंद्रा की स्टोरी सुनाई, तो इस टाइप का कुछ इशू हुआ तो फिर बहुत लॉसेस, कंसिस्टेंट लॉसेस आप उस पर करेंगे कवर। तो पता है आपको क्या किया है कि मुंद्रा इनका एक पहले सब्सिडरी था, अब इन्होंने इतने लॉसेस वगैरह होने लग गए, उस सब्सिडरी कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि इनको उसको अपनी पेरेंट कंपनी के साथ मर्ज करना पड़ा, कि भाई ताकि लॉसेस जो है कम दिखे और वो मैनेज कर पाए वो सब्सिडरी अच्छे से अपने आप को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर सब्सिडरी भी इनकी बहुत सारी हैं अभी भी, अभी जबकि ये रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, काफी सारी सब्सिडीज को बंद करके कर रहे हैं ताकि एक सिंप्लीफाइड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रहे, उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी सब्सिडीज बहुत ज्यादा है। तो जैसे हाई लॉसेस इन मुंद्रा पावर प्लांट ऑलरेडी हो चुका है, आगे उम्मीद है कि वो चीजें, लेकिन अभी तक कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में दिख नहीं रहा है कि वो वहां से कुछ मेजर प्रॉफिट स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी भी इनके पावर जो एग्रीमेंट्स हैं वो पुराने के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये प्राइस नहीं बढ़ा पाए हैं। काफी डिस्कशन चल रहा है, गुजरात ने पहले बढ़ा दिए थे इनके प्राइजेस, 5 स्टेट को सप्लाई करते हैं ये पावर वहां से, लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी स्टेट नहीं कर रहे, हम क्यों ज्यादा पैसे दें। तो वो चीजें जो है ना, आप समझिए कि ये बिजनेसेस जो हैं इनके बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आप ये एक इनहेरेंट रिस्क समझिए, इनके ये रिस्क हैं, क्योंकि ये रेगुलेशंस और बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस की वजह से, फिर क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से और कोर्ट केसेस वगैरह की वजह से इनको काफी सारे लॉसेस भी सहन कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, ऐसे कोई बड़ा बिजनेस लिया, कोई बड़ा इनको मान लो बाकी आगे प्रोजेक्ट आया, पैसा डाल दिया और फिर नहीं चला, तो गया वो सारा पैसा। राइट, तो गया मतलब कि उसको रियलाइज करने में, उसका प्रॉफिट रियलाइज करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहता हूँ। तो जबकि कंपनी तो मैंने ग्रीन ही दिया है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव्स करंटली आर आउटवेइंग द नेगेटिव्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो स्पेशली लुकिंग एट द फ्यूचर, और जो पावर डिमांड वगैरह दिख रही है और जिस तरह से इनका स्ट्रक्चर चल रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, डेट पे फोकस चल रहा है, तो पॉजिटिव तो काफी सारे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्रीन है इस पे। अब हम पावर सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू चेन जैसा अभी बताया कि फ्यूल चाहिए भाई एक तो, ठीक है, तो अभी फ्यूल कहाँ से, फॉसिल फ्यूल है, ये सबसे पावर जनरेट होती है। ठीक है, फिर या रिन्यूएबल एनर्जी से होती है या न्यूक्लियर से होती है। न्यूक्लियर तो ज्यादा अभी लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टू मच रिस्क, स्पेशली आफ्टर जापान का जो इशू हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, फिर जनरेशन, तो यहाँ पर टाटा पावर है। फिर ट्रांसमिशन जैसे मैंने बताया, तो उसमें एसेट प्लानिंग चाहिए, इंजीनियरिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की मीटरिंग, मेंटेनेंस, फिर सर्विस। ठीक है, इंडस्ट्रियल वगैरह वगैरह क्यों क्या कहते हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल को, जैसे जो ये इनका कंज्यूमर बिजनेस है तो वो। ठीक है, तो इस तरह का इनका फिर रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स हैं और इनका पैसा, तो इस तरह से वैल्यू चेन चलती है। ठीक है, अब जो वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इंडिया थर्ड नंबर पे है। ठीक है, जो इंडिया जो सबसे ज्यादा लीडिंग वर्ल्ड, वी आर द थर्ड नंबर, बट आप देखो चाइना और यूएस कहाँ पे हैं, तो देयर इज अ बिग गैप। ठीक है, एंड वी हैव टू ब्रिज दैट। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो हमें बढ़ानी ही है, तो देयर इज अ ग्रोथ विच इज एक्सपेक्टेड है, देयर इज नो डाउट इन इट। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है एनर्जी वर्ल्ड में, सेकंड बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर इन प्राइमरी पावर सेक्टर, इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द। ठीक है, और विथ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन कंपनी, 52% जो है वो प्राइवेट सेक्टर से जो है हमारा वर्ल्ड इन इंडिया की जनरेशन होती है। एनटीपीसी जो है सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है इंडिया में। ठीक है, 6th लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है। ठीक है, और टीएनडी का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, इंडिया के जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज 20% है, 20% पावर लॉस हो जाती है हमारी ट्रांसमिशन में, आप समझ सकते हो। ठीक है, जो जनरेट करते हैं, तो 100 में से तो 80% ही पहुंचती है। ठीक है, और थर्मल पावर जो है उसमें कोल वगैरह का जो बीच में बहुत इश्यूज हुए, आपको पता ही है। ठीक है, जो हमारा कोल स्कैम हुआ और सब चीज़ों की हुई, तो बीच में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए कोल एलोकेशंस, और हमारा जो क्या कहते हैं कोल माइनिंग था वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुआ। उसकी वजह से हमारे को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हुए पावर सेक्टर, मतलब ऐसे था एक टाइम पे थर्मल पावर प्लांट्स के पास सिर्फ एक एक हफ्ते का 10-10 दिन के कोल था सिर्फ। ठीक है, नहीं तो पावर प्लांट बंद होने की टेंशन हो गई थी, तो इस तरह का भी चीज़ें इम्पैक्ट रहा है। तो अगर हम जनरेशन में देखें तो ये सारी कंपनीज हैं जो बड़ी हैं। ठीक है, टाटा पावर एनटीपीसी सबसे बड़ा प्लेयर है थर्मल में। फिर टाटा टोरेंट पावर जैसे मैंने बताया था गैस में ज्यादा है, और जेएसडब्ल्यू है। फिर ट्रांसमिशन में टाटा पावर पावर ग्रिड सबसे बड़ा प्लेयर ऑफ कोर्स, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में टाटा पावर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी और स्टेट की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। हर कंपनी जैसे गुजरात में हो, सब जगह अलग अलग उनकी स्टेट स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो अगर हम पावर जनरेशन देखें तो 47% जो है पावर जो है प्राइवेट सेक्टर जनरेट करता है इंडिया में।
ठीक है, उसमें से टाटा पावर काफी बड़ा प्लेयर है ही, वो हम बात कर चुके हैं। फिर टोरेंट हो गया और सब चीजें। ठीक है, स्टेट जो है 27 पावर जनरेट करता है और सेंट्रल जो है वो 25%, मतलब मेजरली सेंट्रल में जो हम देखा एनटीपीसी वो बड़ा प्लेयर है, तो वो 25% सेंट्रल जो है वो करता है। ठीक है, और अगर उसमें से फ्यूल के हिसाब से देखें तो 61% जो है वो थर्मल, जिसमें से 53% कोल के थ्रू, 1.7% लिग्नाइट, और फिर गैस 6.5%, और ये ठीक है। फिर हाइड्रो जो है वो 12%, न्यूक्लियर सिर्फ 1.8%, और अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, वो 25% जो हो गया है हमारा पावर जनरेशन। तो इतना हम पावर जनरेट करते हैं ओवरऑल, 382,000 मेगावाट। तो जनरेशन ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली हमारा जनरेशन ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 1 ईयर में ऑफ कोर्स कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ सिग्निफिकेंट, वो तो होना ही है, जनरेशन वगैरह में काफी सारे पावर प्लांट्स में इम्पैक्ट हुआ, लेबर इश्यूज एंड ये सब लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में। बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, ठीक है, तो एक 3 या 4% का टाइप का एक ग्रोथ रेट है पावर जनरेशन का, और वही मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड है, 3-4% का ग्रोथ रेट आगे भी 3-4% से हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटीज इंक्रीज होती रहेगी। कंजम्पशन पैटर्न जो है वो अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री कहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो 42% इंडस्ट्री में, 17% एग्रीकल्चर में, जो पैसे नहीं देते। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपको ज्योग्राफी मिल रही है वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर में कितनी जा रही है, तो वो बहुत नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो इसलिए टाटा पावर का ये अच्छा है कि मुंबई में, दिल्ली में, इन सब जगह पे है, तो वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं होता इन सिटीज में, तो इसकी वजह से वहां पर ये इशू कम है उनका। डोमेस्टिक 24%, फिर बाकी कमर्शियल 8%, और ट्रैक्शन रेलवेज वगैरह बाकी अदर्स, ये सब इस तरह से है। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो भी कंसिस्टेंटली ऑफ कोर्स हमारी इंक्रीज हो रही है। 1 ईयर में थोड़ी डिक्रीज हुई है लास्ट 1 ईयर में बिकॉज ऑफ कोविड अगेन, बट अगर 2 से 3% का एक पर कैपिटा हमारा कंजम्पशन एवरी ईयर बढ़ रहा है। पर कैपिटा की बात हो रही है, टोटल की नहीं, ठीक है ना। पर कैपिटा मतलब हर इंसान कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो 2-2.5% से इंक्रीज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि आप सोलर पावर की जो फोकस बार बार बात हो रही है ना, तो ये देखिए, ये रीजन इसका सबसे बड़ा यही है, इस सारा जो गेम है ये लास्ट 4 साल में चेंज हुआ है। आपने देखा था एक ग्राफ याद दिखाया था मैंने कि जिसमें पहले टाटा पावर विंड पे फोकस कर रहा था ज्यादा, ठीक है, एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड टू सोलर मोर, राइट। वो रीजन यही है, 4 साल में उन्होंने शिफ्ट किया अपना फोकस फ्रॉम विंड, फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी में से सोलर की तरफ, और इसका रीजन ये है क्योंकि सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ सोलर पावर टैरिफ का इंडिया में, एंड इसकी वजह से बहुत इनको लगा कि भाई अब जो है इसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस काफी बढ़ रहा है। ठीक है, मस्ट रन स्टेटस फॉर रिन्यूएबल्स, इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम सोलर एंड विंड प्लांट शुड नॉट बी कर्टेल फॉर फैक्टर्स अदर देन ग्रिड सेफ्टी और सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट। तो रन करना ही है, रिन्यूएबल्स को ये बेनिफिट दिया हुआ है। लिफ्टिंग ऑफ टैरिफ कैप, थ्रस्ट ऑन डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इनहांसिंग ऑफ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम करके एक स्कीम है, सोलर रूफटॉप सोलर पंप्स जो गवर्नमेंट करती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो, और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो इस तरह से काफी सारे रेगुलेशंस जो हैं ये थोड़े एनेबल कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रोथ में। प्रॉब्लम्स क्या है, पावर परचेज एग्रीमेंट टाइप्स में डिले हो रहा है, रीनेगोशिएशन कैंसिलेशन ऑफ बिड्स, ये बहुत बड़ा चक्कर है। एक बार आपने रीनेगोशिएट कर लिया, ठीक है, कि अच्छा ये प्राइस है, वो पीछे से कॉस्ट बढ़ गई या कुछ हो गया, उसके बाद थोड़ा रीनेगोशिएशन में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। लैंड इश्यूज, देखो आप सोलर पावर प्लांट सेटअप करना है तो लैंड बहुत ज्यादा चाहिए, विंड पावर एनर्जी चेंज करनी है तो लैंड बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो एक्विजिशन इज नॉट इजी। सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ठीक है। अब सबसे बड़ा चक्कर क्या है सोलर में, तो भाई सोलर तो जब सन है जब आएगी 12-13 घंटा तो नहीं आएगी, तो उस टाइम उसको स्टोर करने ताकि वो एक कंसिस्टेंट पावर आए, तो वहां पर एक स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई 12 घंटा 7-8 घंटे आई इलेक्ट्रिसिटी और फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, राइट, तो फिर ग्रिड वगैरह पे काम नहीं होगा ना उस तरह से। तो एक कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है कि आपको लिथियम आयन बैटरीज, क्या कहते हैं, तो वो सारी चीजें की प्रॉपर एक स्टेबिलिटी के लिए ये सब चीजें भी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होती रहती हैं, तो उसको एक उसमें अगर ढंग से अगर स्टोर नहीं हुआ तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, ये सब अभी भी चक्कर है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ईवीज के लिए अब आपको पता है गवर्नमेंट इंडिया ने सेटअप किया है कि 70% हमारी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स, 30% प्राइवेट कार्स और 40% बसेस
ठीक है। और ये सारे जो है 2030 तक कमर्शियल मतलब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। ठीक है। तो काफी ज्यादा बहुत चल रहा है इसके ऊपर कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटो सेक्टर में। तो आपको पता ही है, मैंने एक पूरा एक वीडियो भी बनाया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक भी एक फोकस कर रहे हैं, वो एक ओला हाइपर चार्जिंग नेटवर्क पूरा सेटअप कर रहे हैं। राइट। काफी टेस्ला भी एंटर कर रहा है इंडिया में। राइट। तो काफी सारी कंपनीज जो है उस पर एक चार्जिंग स्टेशन पे फोकस कर रही हैं। राइट। तो इस तरह से अभी इंडिया में कह रहे हैं कि 1800 चार्जिंग स्टेशन हैं मार्च 2020 में। ठीक है। और 16,000 कार्स इलेक्ट्रिक कार्स हैं। और आपको ये तो एक हैंड साथ में है, मतलब अगर चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक कार्स भी बढ़ेंगी। तो उसमें ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है टाटा पावर। एंड इनका पास बेस्ट क्या है, दो चीजें हैं बहुत अच्छी, जो कि मैंने कहा जुगलबंदी। एक तो टाटा मोटर्स की वजह से, तो टाटा मोटर्स की वजह से इनको इनको ये है कि भाई टाटा मोटर्स के साथ ये टाई अप करके इनको ये एग्जैक्टली पता है कि कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने हैं। तो इनको बहुत अच्छा इनके पास एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। और एक रेडी कस्टमर है। राइट। कि भाई जहाँ पर भी टाटा मोटर्स का वो है, क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर है, तो वहां पर लगा दिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर एक सेटअप है इनका। सेकंड, टाटा केमिकल्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज वगैरह जो है ना, वो तो पूरा एक अच्छे से ये पूरा सेटअप कर सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम टाटा मोटर्स में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। बैटरीज टाटा केमिकल करेगा और उसको चार्ज कौन करेगा, टाटा पावर। तो एक बहुत अच्छी जुगलबंदी का फोकस चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो वो काफी एक पॉजिटिव रह सकता है। ये बहुत अच्छी स्लाइड है, ये उनसे ली है मैंने, क्या कहते हैं, टाटा पावर के उसमें। तो रिन्यूएबल यूटिलिटी स्केल ईपीसी। ठीक है। तो जो रिन्यूएबल्स हैं हमारे, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उस पर कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी, 2.7 की इंस्टॉल गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी गीगावाट की, और 4.7 टोटल इनका पाइपलाइन है। राइट। अदानी ग्रीन जो है सबसे बड़ा प्लेयर है, रिन्यू फिर एज्यूर, तो ये काफी फिफ्थ नंबर पे हैं अभी रिन्यूएबल एंड कैपेसिटी में। रूफटॉप इंस्टॉलेशन में दे आर नंबर 1, 372 मेगावाट सोलर वाटर में ये, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग में भी अभी ये नंबर 1 है। ठीक है। और यूटिलिटी स्केल ईपीसी, मतलब जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब टोटल उसमें भी कमीशनड जो प्रोजेक्ट हैं उसमें ये सबसे ज्यादा मेगावाट जो है वो कर चुके हैं। ठीक है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टाटा पावर का प्ले क्या है। राइट। ट्रांसमिशन जो है ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज तो है। इंडिया में अराउंड 12,921 राइट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, वो इतनी कैपेसिटी और इतने सबस्टेशन ऐड हो गए हैं। इंडिया ग्रिड हैज दिस मेनी ट्रांसमिशन लाइंस। तो एक मतलब 5 ग्रिड है इंडिया में। ऑल द 5 ग्रिड आर नाउ इंटरकनेक्टेड थ्रू सिंक्रोनस लिंक्स फॉर्मिंग वन नेशनल वन ग्रिड फ्रीक्वेंसी वन मार्केट। तो ये आपको पता ही है कि एक ये बहुत बड़ा प्ले है कि प्रॉपर ट्रांसमिशन लाइंस होनी चाहिए, एक अच्छे से ग्रिड होनी चाहिए। ठीक है। ताकि कहीं पर भी, क्योंकि आपको पता है ना, बीच में एक यूएस में भी हो गया था, फिर इंडिया में भी हो गया था कि पूरा का पूरा एक महाराष्ट्र में हुआ था रिसेंटली कि काफी बड़ा एरिया में पूरा का पूरा बंद हो गया था पावर। ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि ग्रिड्स जो है फेल हो जाती है कभी कभी, या ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग टर्म फेल हो जाती है, तो एक पूरे के पूरे सिटी की ट्रांसमिशन लाइन जा सकती है। राइट। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम्स है। राइट। क्रिटिकल इंफ्रा है ये एक बहुत। तो इसमें अभी मेजरली पावर ग्रिड जो है वो मेजर फोकस है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि फोकस है, लेकिन इसमें ग्रोथ और प्लेयर लाइक टाटा पावर का कितना प्ले रहेगा, वो मुझे थोड़ा मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा प्ले नहीं होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्रिटिकल बिजनेस है ना, तो ये गवर्नमेंट जो है इतना ज्यादा वो शायद उसको मतलब प्राइवेटाइज ना करे। राइट। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं काफी बता चुका हूँ कि भाई इंडिया में लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं, जबकि 23% से अब जो है हमारे लॉसेस 19% हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसके ऊपर प्राइवेट प्लेयर्स का मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा रोल रहेगा। डिस्कॉम्स का प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। वन टाइम लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी किया है अभी बजट में, आपने देखा होगा 90,000 करोड़ का। राइट। क्योंकि इतना ज्यादा उनका डेट है कि, और स्पेशली विद नाउ ये कोविड की वजह से जो काफी सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया, एनपीएस वगैरह हुए, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स नहीं दिए, और कमर्शियल सेक्टर को यूसेज भी कम हो गया, तो और भी नुकसान हो गया उसकी वजह से। राइट। तो जो मैं आपको बात कर रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्रपोज्ड कि डी लाइसेंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। ठीक है। कंपटीशन लेके आओ, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्यों, 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रहने दो एक सिटी में, क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज है ना, ये एक गेम चेंजर हो सकता है, और ये टाटा पावर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर ये लाइसेंस आया तो। ठीक है।
मैसिव B2C अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने बताया भी है कि भाई डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर रूफ टॉप सोलर्स जो है उसका और भी अडॉप्शन होगा, राइट। कि फिर हम किसी भी ग्रिड से किसी भी से भी कितना भी मतलब हम ग्रिड को दे भी सकते हैं। हम मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने रूफ टॉप पे और जितना मेरा यूसेज है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं दे भी सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी पावर मतलब ग्रिड को, रादर देन जस्ट टेकिंग इट। तो मैं पैसा भी कमा सकता हूँ इस चीज से। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये मैसिव B2C अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप अगर आपकी एक बड़ी फैक्ट्री है सपोज, ठीक है ना, तो वहां पर आपने पूरा एक ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होती उसमें, ऐसा काम है कि भाई लेबर इंटेंसिव वर्क है सपोज मेजरली। जैसे सपोज आपकी हैंडलूम की बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है, हैंडलूम से काम हो रहा है तो पावर लूम नहीं है, हैंड से काम हो रहा है सारा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन जगह बहुत है। तो आपने पूरा बड़ा सोलर रूफटॉप लगा लिया वहां पे। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जितनी प्रोड्यूस हो रही है आपकी कंजम्पशन से ज्यादा हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आपने कहा ले लो यार कोई, मेरे को पैसे दे दो उस चीज के जो भी रेट चल रहा है। तो वो चीजें जो है माइक्रो ग्रिड्स होती हैं वो, तो उस तरह से वहां पर दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर काफी एक चीजें चल रही हैं कि अगर ये हो जाएगा तो बहुत बड़ी B2C अपॉर्चुनिटी है डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर सोलर पंप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये तीनों फोकस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो AT&C लॉसेस 10 FY 25 का जो गवर्नमेंट का फोकस है कि 19 से 10% करना है हमें लॉसेस को रिड्यूस करके। और सबसे बड़ा रीजन कैसे होगा वो होगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर मतलब प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ, ठीक है। और पावर केपेक्स अगर आप देखेंगे तो मोर एंड मोर जो केपेक्स है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगी, रिन्यूएबल्स में रहेगी, जनरेशन में 327 इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा। डी लाइसेंसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट उड़ीसा का इन्होंने बताया हुआ, टाटा पावर लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है ओवरऑल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के हिसाब से। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू इनका, ठीक है, प्राइवेट जो है अभी अगर हम देखेंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 5% ही जो है वो प्राइवेटाइज्ड है, 94% वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राइट। तो अब ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देखो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, तो मैंने आपको शायद ऑलरेडी फर्स्ट में हमने बता दिया है। रिफॉर्म्स के ऊपर भी काफ़ी सारी बात हमारी हो चुकी है। इनविट जो है ये काफ़ी बड़ा एक रिफॉर्म था, मेरे को लगता है पावर ग्रिड ने जो इनविट बना दिया और अब प्राइवेटाइज हो गया है कुछ ट्रांसमिशन लाइंस। तो हो सकता है कि टाटा पावर भी सोच रहा है कि एक इनविट बनाने का अपनी ट्रांसमिशन लाइंस का। उनको लग रहा है कि यार ये बिजनेस जो है ना बहुत मतलब पैसे वाला बिजनेस नहीं है, मतलब कंसिस्टेंटली बहुत पैसा नहीं कमा सकते हो। तो देयर इज अ हाई चांसेस कि टाटा पावर भी अपने ट्रांसमिशन लाइंस के बिजनेस को एक इनविट बना के और दे विल सेल इट एंड दे विल फोकस मोर ऑन कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन पे फोकस शायद ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उसको भी इनबिट बना देंगे। तो वो काफी एक बड़ा रिफॉर्म है इनबिट बनाना, और वहां पर एक अच्छा पैसा टाटा पावर को आ सकता है। पावर एक्सचेंजेस का एक बहुत बड़ा लॉन्च होगा मेरे को लगता है कि रियल टाइम पावर और ये सब जो है आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहेगा कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर किसी ने कैंसिल भी कर दिया तो आप अगर वहां पर एक अच्छा लिक्विडिटी है पावर एक्सचेंजेस के ऊपर तो वहां पर भी पावर बेची जा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा IEX के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो वो एक सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है इंडिया में इस टाइम। तो वो भी एक बहुत बड़ा रेगुलेशन है मुझे लगता है, ठीक है, जिसमें ये पावर सेक्टर को बहुत बेनिफिट दे सकता है। कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था पावर सेक्टर पे, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली जनरेशन पे इम्पैक्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट हुआ, फिर ग्रोथ पे मतलब कंजम्पशन पे भी भयंकर बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ, राइट। तो इसके चक्कर में आपको क्या कहते हैं एक मतलब लास्ट ईयर मुझे लगता है कि टोटल ओवरऑल सभी जो पावर कंपनीज हैं इवन जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में या क्या कहते हैं ट्रांसमिशन में या फिर इवन कंज्यूमर बिजनेस में सबको एक काफी इम्पैक्ट हुआ। और होपफुली ये चीजें जो है लास्ट 1 ईयर में अब आगे जो है इम्प्रूव होना चाहिए। डिमांड क्या क्या है, बहुत अंडर अंडर पेनिट्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है हमारी, राइट। इंडिया का अगर आप देखोगे पर कैपिटा पावर कंजम्पशन इज वेरी लो, मतलब मेक्सिको से भी कम है, वो डबल है हमसे, राइट। तो मतलब वर्ल्ड एवरेज से तो हम 1/3 है, मीना एवरेज से हम भी 1/3 है। तो समझिए आप, राइजिंग पॉपुलेशन तो है ही हमारी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ बढ़ रहा है, राइट। रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ रही है, इमेंस पोटेंशियल फॉर कैपेसिटी एडिशन के ऊपर बहुत हमारा पोटेंशियल अभी है।
तो काफी मतलब हमारा ओवरऑल पोटेंशियल अगर सोलर ग्राउंडेड माउंटेड तो 35 गीगावाट है हमारा पोटेंशियल, जो 749 गीगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना हमारे पास पोटेंशियल है ओवरऑल कंट्री में। इतनी सोलर एनर्जी हम कर सकते हैं। विंड में भी आप देखिए और सोलर रूफ टॉप में देखिए, तो सब में हमारा काफी बड़ा मतलब हाइड्रो में ही इतनी ज्यादा कैपेसिटी का हमारा एडिशन का शायद कैपेसिटी नहीं है, बट सोलर और विंड में वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो क्लियर, मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें बात अब बहुत सारी कर चुका हूं मैं, तो आप एक पढ़ भी सकते हैं। तो काफी सारा मेरे को लगता है कि फ्यूचर एक काफी ब्राइट है इन सब चीजों में। गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है, देयर इज अ गैप इन मतलब अदर कंट्रीज एंड इंडिया में ईवी के ऊपर बहुत फोकस है गवर्नमेंट का भी, और डिमांड भी बहुत जनरेट हो रहा है, ठीक है। बट अगेन सेक्टर तो कैपिटल इंटेंसिव है ही, रेगुलेटरी वो बात कर ही चुके हैं हम, स्टेट डिस्कॉम्स आर ब्लीडिंग एंड विल कंटिन्यू टू ब्लीड, हाई रेगुलेशन इन टैरिफ्स, ठीक है। टैरिफ्स अभी भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड बहुत रहते हैं, स्पेशली जो है कोल एंड ऑल जो टैरिफ्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो अभी भी चीजें हैं, बट काफी ब्राइट फ्यूचर है मुझे लगता है इस सेक्टर का, क्योंकि ग्रो करना है तो पावर सेक्टर एक इंफ्रा सेक्टर है हमारा बेस। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो पावर सेक्टर को तो बहुत अच्छे से ग्रो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, राइट। तो इसलिए ये ग्रीन स्टार है इस पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरे को लगता है टाटा कंपनीज के ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात करके बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि अच्छा ही रहता है वो हमेशा, राइट। तो प्रोमोटर्स 47% स्टेक है और इंक्रीज कर रहे हैं लगातार, क्योंकि लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया था, स्पेशली जो मैंने बताया था कि मुंद्रा का प्लांट था ना, उसके चक्कर में थोड़ा लॉसेस बढ़ गए थे, तो डेट भी कम करना है, तो दे आर पुशिंग मोर लिक्विडिटी, तो मोर मनी इन द कंपनी एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक, राइट। और पब्लिक जो है वो 20% ऑलमोस्ट स्टेक है, विच इज थोड़ा ज्यादा हो गया है लास्ट एक क्वार्टर में, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ मेजर इशू। डीआईआई भी 20% है और 12% जो है, मतलब एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है कंपनी में। टॉप 10 शेयर होल्डर्स बड़ी कंपनीज हैं, तो टाटा सन्स ऑब्वियसली प्रमोटर है, लाइफ LIC है, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, टाटा स्टील का भी स्टेक है थोड़ा सा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो मतलब एक अच्छे प्लेयर्स हैं, HDFC लाइफ है, तो एक अच्छे प्लेयर्स आपको देख सकते हैं, शेयर होल्डर्स हैं। बोर्ड कंपोजिशन जो है, टाटा सन्स के जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन जी वो हैं, राइट। और एक मतलब HDFC लाइफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी हैं। तो काफी एक अच्छा बोर्ड, और ये मैं जैसे बोल रहा हूँ कि टाटा कंपनीज का एक टिपिकल वो है ये, कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बोर्ड काफी अच्छी कंपनीज से इनका रहता है। रिम्यूनरेशन भी कुछ ज्यादा नहीं है मेरे को लगता है, 7.2 करोड़ रुपीज का CEO का सैलरी है इनका, ठीक है। अदानी ग्रीन पे 6.5 करोड़ है, विच इज आई थिंक सिमिलर, तो ऐसा कुछ ज्यादा वो इशू नहीं है। अवार्ड्स एंड एम्प्लॉय फीडबैक्स वगैरह भी जो हमने वेबसाइट्स पे देखे, तो विच वर रिसेंटली गुड, 4 रेटिंग प्लस फॉर अ कंपनी विच इज कैपिटल इंटेंसिव विच इज लाइक दिस, आई थिंक इट इज नॉट बैड एट ऑल, राइट। तो कुछ भी ऐसा मेजर इशू नहीं है, राइट। क्या कहते हैं, नन ऑफ द शेयर्स आर एक्सपीरियंस एंड इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट, डाइवर्स बोर्ड, प्रमोटर्स इंक्रीज देयर होल्डिंग, क्रॉस होल्डिंग्स वगैरह हैं टाटा पावर की इधर कंपनीज उसके, तो उसमें थोड़ा सा एक है, बट नॉट नथिंग मेजर मेरे को लगता है, ठीक है। तो इसको तो अपन एक आराम से ग्रीन गवर्नेंस पे मेरे ख्याल से टाटा कंपनीज को मोस्टली ग्रीन ही मिलता है। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस द फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको एक समझ आया होगा कि टाटा पावर की स्ट्रेंथ क्या है, किस बिजनेस में है, क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, कहाँ कहाँ पे बहुत सारे अभी इंटीग्रेटेड पावर है, तो आपको एक पावर सेक्टर के बारे में भी बहुत अच्छे से मेरे को लगता है कि इस कंपनी के एनालिसिस में समझ आया होगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अच्छी है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे ओके है, राइट। और कहाँ कहाँ पे रिस्क है, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हैं, तो वो सारी चीजें एक अच्छे से आपको, आई होप कि यू गॉट इट, एंड आपको साथ पार्ट 2 में मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि फाइनेंशियल और वैल्यूएशन का क्या है। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।